So hello everyone, today we are starting our chapter D and F block of 12th standard. तो आइए स्टार्ट करते हैं D and F block elements को. So we know about the elements. We have total 118 elements. But हमने क्या किया, उन्हें blocks में divide किया. So we have total 4 blocks named as F block, P block, D block and F block element. We have total 4 blocks. So we have read about the F and P blocks in 11th standard. In this chapter, in 12th standard, we will read about the D and F block elements. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल स्कूल की बात की जाती है, स्कूल्स में क्या करते हैं, बिल्डिंग्स को डिवाइड कर दिया जाता है कि हाँ ये जूनियर ब्लॉक है, ये सीनियर ब्लॉक है. सेम इसी तरीके से हमने क्या किया, हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया, दैट आर दीज 4 ब्लॉक्स. तो हियर वी आर डीलिंग अबाउट द डी एंड एफ ब्लॉक की डी एंड एफ की कैटेगरी में कौन कौन आने वाला है एंड व्हाट आर देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. तो आइए स्टार्ट करते हैं. So please have a look on the periodic table, that is modern periodic table given by the Henry Moseley. किसने दी थी ये टेबल? हेनरी मोसले, जिसको फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के नाम से भी जाना जाता है. तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं जो बीच वाले एलिमेंट्स हैं, यानी ये वाले आपके क्या होते हैं, दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट. इधर क्या होता है आपका पी ब्लॉक एलिमेंट, बीच में क्या होता है आपकी डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, और यहाँ लास्ट में जो है 2 सीरीज दे रखी हैं, दीज आर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तो स्टूडेंट यहाँ से हम एक पॉइंट नोट करेंगे कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं इनको क्या नाम दिया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स का नाम दिया जाता है. आई एम रिपीटिंग माई लाइन कि जो डी ब्लॉक है उनको क्या नाम दिया जाता है, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम दिया जाता है. अभी क्वेश्चन में हमारे पास, अगर आप सीबीएसई नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत ही रेंडमली यहाँ पे क्वेश्चन पुट किए जाते हैं. सो आइए वन बाय वन इनको क्वेश्चन के फॉर्मेट में करते हैं ताकि हम इसका आंसर प्रॉपर एक लॉजिकली दे सकें. तो क्वेश्चन मैंने क्या बोला, व्हाई डी ब्लॉक एलिमेंट known as ट्रांजिशन एलिमेंट, कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स को ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम क्यों दिया गया. वो ट्रांजिशन सुनने में आ रहा है लाइक बीच में. तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में जो आपका डी ब्लॉक आता है वो क्या आता है, एफ ब्लॉक और पी ब्लॉक के बीच में आता है. तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, बिकॉज दीज एलिमेंट lies in between F and P block element, कि F और P block element के बीच में लाई करता है, that why हम इसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट का नाम देते हैं. तो स्टूडेंट्स बेसिकली मेरे को यहाँ पे 3 सीरीज को पढ़ना होगा, दैट आर 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज. कौन कौन सी सीरीज मैंने बोली, 3D सीरीज, 4D सीरीज एंड 5D सीरीज, जिसमें से हम बहुत ही ज्यादा फैमिलियर हैं 3D सीरीज के साथ, दैट इज एटॉमिक नंबर 21 to 30, यानी स्कैंडियम से लेकर जिंक तक की बात करने वाले हैं. सो आइए अब अपने चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए इसके प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं और कुछ क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं जो हमें बहुत ही हेल्प करने वाले हैं. So firstly, I talk about the oxidation state. Oxidation state refers, मीनिंग क्या होगा इसका, कि कितने इलेक्ट्रॉन्स उसने लूज किए. यस एग्जैक्टली, वी आर टॉकिंग अबाउट 3D सीरीज एलिमेंट. मैं यहाँ पे किसका एग्जांपल ले रही हूँ, 3D सीरीज एलिमेंट का एग्जांपल ले रही हूँ. बात करते हैं हम स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट की. तो स्कैंडियम से जिंक तक के एलिमेंट में आपकी जो है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहने वाली है, +3 रहने वाली है. व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, +3 आपकी क्या रहेगी, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो सभी एलिमेंट्स यहाँ पे फॉलो करेंगे. इसके अलावा वी टॉक अबाउट द Mn.
हम बात करते हैं मैग्नीज की, तो क्वेश्चन 1 मार्क्स पे हमारे पास बहुत रैंडमली पुट किए जाते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट इज द कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिबिटेड बाय द ट्रांजिशन एलिमेंट ऑफ 3D सीरीज, इट इज +3। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द Mn, मैग्नीज के बारे में बात कर रहे हैं। जो आपका मैग्नीज है ये क्या करता है, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। मैग्नीज क्या करता है आपका, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। इट ऑल्सो एग्जिस्ट इन +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए आपने 2, 3, 4 तो बहुत रैंडमली सुनी है, लेकिन +7 आपने नहीं सुनी होगी। सो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पूरे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में कौन शो करता है, मैग्नीज शो करता है, दैट इज +7। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, एग्जाम्पल हमारा बहुत ही फैमिलियर कंपाउंड दैट इज पोटेशियम परमैंगनेट। सो पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज पर्पल या मेजेंटा कलर का होता है, उसके अंदर हम बात कर सकते हैं जो हमारा मैग्नीज होता है Mn always exist in +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये हमने बात की यहाँ पर कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट की, जहां पे हमारे पास छोटे छोटे 1 मार्क्स के क्वेश्चन बन जाते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। ओके, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर CBSE और नीट एग्जाम इज जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट। कि ट्रांजिशन एलिमेंट में मैंने तो कहा कि 3D सीरीज में स्कैंडियम से जिंक तक की बात की जाएगी, बट क्वेश्चन क्या पुट किया गया अब कि जिंक इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांजिशन एलिमेंट, कि जिंक को ट्रांजिशन एलिमेंट रिगार्ड नहीं किया जाता। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमने जैसे 11th स्टैंडर्ड में भी इनके बारे में पढ़ा है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स की डेफिनेशन हम क्या लिखेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर द एलिमेंट्स हैविंग पार्शली फिल्ड d ऑर्बिटल, कि जिसके अंदर d ऑर्बिटल हमारी क्या होगी, पार्शली फिल्ड होगी, उनको हम क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का नाम देंगे। लेकिन अब बात की गई कि जिंक को डी ब्लॉक यानी ट्रांजिशन एलिमेंट यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं कहा जाता। तो आइए चेक करते हैं जिंक की क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहने वाली है। जिंक की बात करें तो ऑल वी नो दैट एटॉमिक नंबर कितना है, 30 है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, आर्गन होगा 3D होगा, 4s2 होगा 3D10। सो इट हैज कंप्लीटली फिल्ड। यहां पर मैं एक पॉइंट लिख देती हूं कि इसका डी ब्लॉक क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है, यानी कि इसको ट्रांजिशन नहीं मानना चाहिए। चलो अब हमें ना खाली मेन पॉइंट यहाँ क्या नोट करेंगे आप कि ग्राउंड स्टेट में तो मुझे चेक करना ही करना है, साथ में मुझे उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी चेक करना है। जिंक यूजुअली ऑकर्स इन Zn2 पॉजिटिव। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी हमने बहुत रैंडमली पढ़ा है, जिंक और कॉपर की जब रिएक्शन करते थे तो जिंक कैसे एग्जिस्ट करता है, एज अ Zn2 पॉजिटिव एग्जिस्ट करता है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या बचेगा, आर्गन 3D10। तो यहां पर भी क्या है, जो डी ऑर्बिटल है वो क्या है, कंप्लीटली फिल्ड है। तो दोनों में कंप्लीटली फिल्ड होने की वजह से हम इसको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं रिगार्ड करते। CBSE एग्जाम जैसे कि अपडेट शीट आ चुकी है, तो हमें क्या करना है, ये क्वेश्चन इस तरह के बहुत रैंडमली रिपीट किए जाते हैं। अब 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया तो एक्सप्लेनेशन के साथ साथ आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरूर मेंशन करोगे, उनकी ग्राउंड स्टेट में भी और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट में भी, तभी आपको कंप्लीट 2 मार्क्स यहां से मिल पाएंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आगे की तरफ चलते हैं। The next question is कॉपर। जिंक के बाद क्या आता है, मतलब जिंक से पहले कॉपर की बात की जा रही है अब, कि कॉपर को तो ट्रांजिशन मेटल का नाम दे दिया गया, भाई जिंक को क्यों नहीं दिया, तो जिंक को क्यों नहीं दिया हमने उसको एक्सप्लेन कर दिया। तो इसी तरह बात करते हैं कॉपर की। तो कॉपर वी ऑल नो दैट एटॉमिक नंबर कितना है, 29, इट इज 3D10 4s1। अब आप तो कहेंगे कि ठीक है मैम ये तो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं आएगा, बट ये ट्रांजिशन एलिमेंट होगा। क्यों होगा, क्योंकि मुझे खाली ग्राउंड स्टेट में नहीं देखना, मुझे इसके एक्साइटेड स्टेट में भी तो देखना है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पे पॉइंट नोट करना है कि जो आपका कॉपर है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मोर स्टेबल रहता है, इट इज कॉपर 2 पॉजिटिव। अब इसे कैसे राइट करेंगे आप, आर्गन 3D9। अब यहां पर तो आपने देखा इन द फर्स्ट केस, यानी कि जब मैंने ग्राउंड स्टेट की बात की, यहाँ पे क्या है, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। कंप्लीटली फिल्ड के बेसिस पर तो मैं कह देती कि हाँ भाई ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है और मेरा क्वेश्चन हो जाता गलत।
मुझे क्या करना है, उसके ऑक्सीडेशन स्टेट, उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर भी तो देखना है, बिकॉज केमिस्ट्री हम क्यों पढ़ रहे हैं, हर एलिमेंट को हमें क्या दिलानी है, स्टेबिलिटी दिखानी है। तो यहाँ पे क्या आया हमारे पास 3d9 आया, मीन्स की इनकम्प्लीट फिल्ड डी ऑर्बिटल। तो ड्यू टू पार्शली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इसको हम क्या नाम देने वाले हैं, ट्रांजिशन मेटल का नाम देने वाले हैं। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपका यहां पे रेडी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। The next we will discuss about the characteristics of D block element, or we can see the characteristics of transition element. The first one is they form complex fix. तो जैसा कि हमने किया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हमने कहा था भाई हम मेटल यूज करेंगे, मेटल कौन से वाले यूज करने वाले हैं, डी ब्लॉक यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहली इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में यही आ गया, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स फिक्स। बट अगर मुझसे पूछा जाए कि भाई ये कॉम्प्लेक्स बनाते क्यों हैं, वाई दे फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस या फिर वाई दे फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बिल्कुल कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को ही कॉम्प्लेक्सेस कहा जाता था। तो इसका रीजन क्या है, इसका आंसर लिखेंगे अब हम कि क्या रीजन रहेंगे, क्या फैक्टर्स काम करेंगे। ड्यू टू हाई चार्जेस, mole size and availability of d orbital। तो देखिएगा मैंने यहां पर 3 पॉइंट्स मेंशन किए हैं। 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं, ड्यू टू हाई चार्ज, चार्ज बहुत हाई होता है। जैसे मैंने कहा कि +3 तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है और ज्यादा भी हो सकती है। जैसे मैंगनीज की बात की तो इट शो +7, सो इट इज ड्यू टू द हाई चार्ज, और चार्ज ज्यादा है आपका साइज क्या हो जाएगा, स्मॉल, बिकॉज वी नो दैट कटायन आर स्मॉलर इन साइज एज कंपैरिजन टू अनायंस। उसके बाद हमने बात की अवेलेबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल्स। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, डी ऑर्बिटल्स इनके क्या होते हैं, वेकेंट होते हैं, इसीलिए ये कहां पे यूज किए जाते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में यूज किए जाते हैं। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी आई होप क्लियर होगी। अब सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। ओके, द सेकंड प्रॉपर्टी इज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। वेरिएबल का मतलब चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉपर की बात की, यू नो दैट कॉपर आपका 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, कॉपर पॉजिटिव और कॉपर 2 पॉजिटिव, बट स्टेबल कौन सा है, कॉपर 2 पॉजिटिव है। इसी तरह जब मैं आयरन की बात करूं, आयरन भी 2 स्टेट में एग्जिस्ट करता है, 2 पॉजिटिव और 3 पॉजिटिव में। मीन्स की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो मेरे को प्रॉपर्टी का नाम तो पता चल गया, अगर क्वेश्चन आ जाता है मेरे एग्जाम में, राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डी ब्लॉक, वो मैं कर दूंगी। बट अगर क्वेश्चन आ गया वाई दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पर आइए इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो इट इज बिकॉज ऑफ सिमिलर एनर्जी ऑफ n-1d 1 to 10, nf1 to 2 ऑर्बिटल। क्या बोला, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, क्योंकि क्या है हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहती है, n-1 d 1 to 10, और यहाँ पे क्या रहता है nf1 to 2। मीन्स की ये क्या करेंगे, इनकी लगभग एनर्जी सेम रहती है। एनर्जी सेम होने का मतलब इनकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल एनर्जी है। सो मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकालूं चाहे मैं इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकालूं, बात एक ही पड़ेगी, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा हमें वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देता है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं मैग्नीज की, +7 हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो ये शो करता ही करता है। इसके अलावा ये आपकी +2 +3 +4 +6 +7 हाईएस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स भी शो करता है और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करता है। सो ये छोटे छोटे क्वेश्चन 1 1 2 2 मार्क्स के बहुत रैंडमली पुट किए जाते हैं। बिकॉज अगर मैं बीएससी एग्जाम्स की बात करूं, हमारे पास एक क्वेश्चन अगर 3 नंबर का है तो उसके 3 पॉइंट्स पूछ लिए जाते हैं। सो बी रेडी अबाउट दैट। तो आई हैव कंप्लीटेड हियर द 2 प्रॉपर्टीज। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं।
The next property is alloys. So firstly I should know about the alloys. Alloys क्या होते हैं? Alloys की अगर हम बात करें, it is a homogeneous mixture. सबसे पहली बात है किस टाइप का मिक्सचर है? होमोजेनियस मिक्सचर है. होमोजेनियस का मतलब क्या होगा? यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर. इसकी कंपोजिशन कैसे रहने वाली है? यूनिफॉर्म रहने वाली है. तो ये एलोइस क्यों बनाते हैं? तो वही पॉइंट में आ गई अब मैं. बिकॉज ऑफ सिमिलर फाइल्स. क्योंकि जैसे मैंने 3D एलिमेंट्स की बात करती हूँ, एक है स्कैंडियम, एक है टाइटेनियम, तो लगभग इनके साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं होने वाला. तो अप्रोक्सीमेटली सेम साइज की वजह से, बिकॉज ऑफ सिमिलर फाइल्स, दे रिप्लेस ईच अदर. ये क्या कर सकते हैं? बहुत इजीली एक दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं. और जब रिप्लेस करेंगे तो मेटल और मेटल का कॉम्बिनेशन होगा, मेटल नॉन मेटल का या नॉन मेटल का. तो हमारे पास क्या आएंगे? एलोइस आएंगे. फॉर एग्जाम्पल मैं एक एलोई की बात कर रही हूँ जो डेली लाइफ में हम बहुत यूजली यूज करते हैं, दैट इज स्टील. स्टील के बर्तनों में हम खाना खाते हैं. सो स्टील इज एन एलॉय दैट इज मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. दोनों ही हमारे 3D सीरीज के एलिमेंट्स हैं जो मिलकर क्या बनाते हैं? एलॉयस बनाने का काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं. The next property is they form interstitial compound. अब interstitial compounds, पहले तो हमें इन चीजों के बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है. interstitial compounds की अगर मैं बात करूं, जैसे कि हमारे 3 डायमेंशन में क्रिस्टल लेटिव होते हैं, तो हमें क्या करना है? लाइक क्रिस्टल लेटिव कुछ इस तरीके के होते हैं. इनके बीच में क्या होता है? कुछ स्पेस होता है. इस स्पेस को क्या बोला जाता है? जैसे ये वाला स्पेस है, दैट इज नोन एज इंटरस्टिशियल साइट, यानी कि अंदर की साइट. अब यहां पर क्या होता है? ये कैसे कंपाउंड बनाते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाते हैं. मींस की जो हमारे स्मॉल एटम्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आई टॉक अबाउट हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन. ये क्या हो जाते हैं? इसके अंदर ट्रैप हो जाते हैं और कैसे स्टेबल कंपाउंड्स बनाते हैं. That's why I can say they form interstitial compounds. The next property is they form colored complexes. यानी कॉम्प्लेक्स तो बनाते हैं वो हम पढ़ चुके हैं, but they form colored. So students, कलर का कॉन्सेप्ट सारी जगह पे एक ही है. जैसे हमने कोऑर्डिनेशन में भी पढ़ा, ये हमारी क्या होती है? ग्राउंड स्टेट होती है. ये क्या होती है? मेरी एक्साइटेड स्टेट होती है. इलेक्ट्रॉन है, एनर्जी को एब्सॉर्ब करता है, ग्राउंड स्टेट पे कहां जाता है? एक्साइटेड स्टेट पे. पर हमारी एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? अनस्टेबल होती है. सो ड्यू टू अनस्टेबिलिटी हम तो क्या चाहते हैं? हर एक को स्टेबिलिटी गेन कराना चाहते हैं. ये क्या आएंगे? दोबारा नीचे आएंगे. तो ये जब दोबारा नीचे आएंगे तो ये क्या करेंगे? दे रेडिएट कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स. मीन्स जो सा कलर इसने एब्जॉर्ब किया होगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री क्या करेगा? ये रेडिएट करेगा. सो मेन पॉइंट की बात करते हैं जो हमें यहाँ पे मेंशन करना है, दैट इज ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन. तो नीट वाले स्टूडेंट भी यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये क्वेश्चन बहुत ही रेंडमली पुट किया जाता है कि दे फॉर्म कलर कॉम्प्लेक्स ड्यू टू डैश. तो आपके पास ऑप्शन में डीडी ट्रांजिशन, एफएफ ट्रांजिशन, बहुत तरह की ट्रांजिशन होंगी. तो हमें क्या ध्यान रखना है? डीडी ट्रांजिशन, क्योंकि डी का ही ग्राउंड लेवल है, डी का ही एक्साइटेड लेवल है. जब डीडी ट्रांजिशन हुई तो ये क्या शो कर रहे हैं? कलर शो कर रहे हैं. इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. नेक्स्ट पर चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पुट किया गया है कि, और प्रॉपर्टी में भी लिख सकते हैं आप. 5 प्रॉपर्टीज तो हमने रेंडमली पढ़ ली. उसके अलावा ये क्वेश्चन की फॉर्म में भी या प्रॉपर्टीज की फॉर्म में आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बना सकते हैं. बट ये क्वेश्चन बहुत ही रेंडमली 3 मार्क्स में फिर भी एग्जाम में पूछा जाता है. देखिए क्या क्वेश्चन है. ट्रांजिशन मेटल्स आर हार्ड. सो यहां पर इन्होंने बात कर दी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज कि ट्रांजिशन मेटल्स कैसे होने वाले हैं? हार्ड होने वाले हैं.
और इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, यानी कि एटम जब बनाएंगे वो क्या बनाएंगे, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। स्ट्रॉन्ग होंगे तो तोड़ने के लिए भी तो ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, फॉर देयर एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन इज हाई। तो देखिए इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। जैसे मैंने बात की स्कैंडियम, टाइटेनियम, वनेडियम, जिंक में तो मानने की बात है कि वहां पे पेयरिंग थी, वो कंप्लीटली फिल्ड था, बट बाकी की जनरल बात की जाती है। तो बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, वहां पे क्या है, इलेक्ट्रॉन अनपेड है, तो बिकॉज ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दे फॉर्म मेटेलिक बॉन्डिंग। ये किस टाइप की बॉन्डिंग बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्ड बनाते हैं। सो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से, सो दे आर हार्ड एंड हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो क्या बोला गया यहाँ पर कि इनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फॉर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ये क्या बनाते हैं, मेटेलिक बॉन्डिंग बनाते हैं। मेटेलिक बॉन्डिंग बनाने की वजह से ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, और इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है, बहुत ही ज्यादा होती है। तो इस तरीके से आप अपने सीबीएसई एग्जाम में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन अगर बात की जाए सभी एलिमेंट तो ये रूल फॉलो नहीं करने वाले, बिल्कुल। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद, व्हेन आई टॉक अबाउट द जिंक, जिंक हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट भी नहीं था। कैडमियम, मरकरी, वो सारे तो हार्ड थे, बट एक्सेप्शन ऑलवेज एग्जिस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। So zinc, cadmium and mercury are the soft metals. They are very soft because of absence of अनपेड इलेक्ट्रॉन। देखिए वहां तो अनपेड इलेक्ट्रॉन थे तो मेटेलिक बॉन्डिंग हुई थी, अब यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट फॉर्म मेटेलिक बॉन्डिंग, ये मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं बनाते। अब मेटेलिक बॉन्डिंग नहीं बनाते, हेंस दे आर सॉफ्ट। तो इनकी नेचर कैसी रहेगी, वो हार्ड थे, ये क्या हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे। हेंस दे आर सॉफ्ट एंड हैव लो एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन। तो इसके एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन की बात की तो इनकी एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या हो जाएगी, लो हो जाएगी काफी। आई थिंक अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो सारा रोल यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन्स का है, वो भी कैसे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, आई रिक्वायर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके तो अब देखिए एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की यहां पर बात की जाती है। जैसा मैंने कहा था कि मेरे जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, तो उसी की बात की गई है कि जितने मेरे लोएस्ट ऑक्साइड्स होंगे, लोएस्ट यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कम है, लोएस्ट ऑक्साइड नेचर वाइज कैसे रहेंगे, बेसिक रहेंगे, बट हाईएस्ट ऑक्साइड क्या होंगे, एसिडिक होंगे। तो इसका रीजन देखिए कि जो हमारे लोएस्ट ऑक्साइड्स हैं, लोएस्ट ऑक्साइड्स हमारे बेसिक क्यों हैं, बिकॉज they are वेट इसको इस तरीके से लिखते हैं, बिकॉज आफ्टर फॉर्मिंग metallic bonds, because after forming metallic bonds they have unpaired electron, so they can lose and show basic nature, but
बट हाईएस्ट ऑक्साइड्स की बात की, दे डू नॉट हैव अनपेड इलेक्ट्रॉन आफ्टर बॉन्डिंग। देखिए इसे, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं क्या बोला गया। वी ऑल नो अबाउट द बेसिक नेचर। बेसिक नेचर यानी कि इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज करेगा। एसिडिक नेचर यानी इलेक्ट्रॉन को अफेक्ट करेगा। तो जितने मेरे लोएस्ट ऑक्साइड थे वो क्या हैं, बेसिक हैं। क्यों हैं, बिकॉज मेटेलिक बॉन्ड बनाने के बाद भी उनके पास क्या बचते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन बचते हैं। बिकॉज उनके पास अनपेड तो बहुत सारे हैं, तो बनाया गया ऑक्साइड है, लोएस्ट बनाया है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दे आर बेसिक इन नेचर की, वो लूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए हाईएस्ट ऑक्साइड, अब ऑलरेडी मैग्नीज के बाद प्लस फेमिन है, तो प्लस फेमिन होने के बाद इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी, आफ्टर दैट तो उसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं बचने, तो जिसकी वजह से वो क्या है, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट नहीं कर सकते, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, एंड हेंस इट विल शो इट्स एसिडिक नेचर। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डी ब्लॉक के बारे में काफी बातें खत्म हो गई हैं, इसके बाद हम चलेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की तरफ। ओके, आई टॉक अबाउट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहां पे क्या होती है, जो दो सीरीज हैं, तो फर्स्ट सीरीज क्या है ब्लू कलर की, दैट इज लेंथेनॉइड सीरीज। इस सीरीज को क्या नाम दिया जाएगा, लेंथेनॉइड सीरीज का नाम दिया जाएगा। और नीचे वाले सीरीज को क्या नाम दिया जाएगा, एक्टेनॉइड सीरीज का नाम दिया जाएगा। तो हमें यहाँ पर इन्हीं एलिमेंट्स के बारे में, इन्हीं दो सीरीज के बारे में पढ़ना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक पॉइंट नोट करेंगे, जो आपका फीरियम है, यहाँ पे देखिए 58 एटॉमिक नंबर कितना है, 58। फीरियम आपका जो है प्लस और ऑक्सीडेशन स्टेट में मोस्ट स्टेबल रहता है। एक ये पॉइंट नोट कीजिए, 1 मार्क्स का बहुत रैंडमली यहाँ पे क्वेश्चन आता है। उसके बाद लेंथेनॉइड सीरीज में मैं कौन सी ऑर्बिटल के साथ डील करूंगी, आई विल डील अबाउट द 4f ऑर्बिटल, बट इन एक्टिनॉइड सीरीज आई डील अबाउट द 5f ऑर्बिटल। तो आइए अब स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने डी ब्लॉक को कवर किया, उसी तरीके से हमें कवर करना है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को। एफ ब्लॉक में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स रहने वाली हैं, क्या क्या हमारे प्रोसेस रहने वाली हैं, आइए स्टार्ट करते हैं। So first important question for the PBF exam is, what do you mean by lengthenoid contraction? Contraction का मतलब क्या होता है, सिकुड़ना, साइज का डिक्रीज होना। जी बिल्कुल, यहाँ पे हम किसके बारे में बात करने वाले हैं, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बात करने वाले हैं, कि लेंथेनॉइड सीरीज में साइज क्या होने वाला है, कम होने वाला है। कम किस तरीके से होगा वो देखिए। यहाँ पे जब हमें स्टार्ट करूंगी, फर्स्ट से लेकर लास्ट एलिमेंट तक हमारा साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब ये बात तो मुझे पहले भी पता है कि अलोंग द पीरियड ड्यू टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मेरा साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। बट सीरीज की बात कर दी लेंथेनॉइड सीरीज, तो इसलिए क्या नाम दे दिया गया, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का नाम दे दिया गया, अलग कुछ भी नहीं है। तो मैं यहां पर किस तरीके से डिफाइन करूंगी, द डिक्रीज इन atomic and ionic size from lanthanum to lutetium is known as lanthanoid contraction। यानी सीरीज में साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, दैट इज नोन एज lanthanide contraction। अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, कि ऐसा क्यों हुआ, कि ऐसा होने पे क्या होगा। कॉन्सिक्वेंसेस की बात की जाए तो फर्स्ट लिखेंगे, दे रिजेंबल ईच अदर, कि एलिमेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को रिजेंबल कर रहे हैं, बिकॉज ऑफ सिमिलर साइजेस, कि साइज सबके सिमिलर हैं। जैसे एक क्लास में बच्चे यूनिफॉर्म डाल के बैठे होते हैं, तो हमें देखकर लगता है भाई सारे एक जैसे हैं, तो सेम वही पॉइंट यहाँ पर है कि वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिजेंबल करेंगे ड्यू टू, बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ सिमिलर साइजेस। उसके बाद सेकेंड पॉइंट की बात करेंगे, जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं, 3D 4D
पर यहाँ पर हम फिर मेंशन नहीं करेंगे, डी तो नहीं है ये, तो हम कहने वाले हैं कि जो हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज रहने वाली हैं वो भी क्या करेंगी, एक दूसरे से रिजेंबल करेंगी, रिजेंबल ईच अदर। तो हमारे एग्जाम में 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो हमें डेफिनेशन और कॉन्सिक्वेंसेस यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बात करेंगे। द नेक्स्ट वन इज अबाउट, जैसे हमने लेंथेनॉइड पढ़ा वैसे ही हम बात करने वाले हैं एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। तो एक्टोनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ग्रेटर होता है एज कंपैरिजन टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। व्हाई? बहुत रेंडमली सीबीएसई में क्वेश्चन पुट किया जाता है। तो अभी तक अगर वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर कीजिए, क्योंकि सीबीएसई के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीट किए जाते हैं वही यहाँ पर डिस्कस किए जा रहे हैं। सो बात की थी हमने एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की। एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हमारी ज्यादा होगी। सो रीजन देखिए, बिकॉज शील्डिंग इफेक्ट ऑफ 4f orbital is higher as comparison to 5f ऑर्बिटल। कि 4f के 5f के कंपैरिजन में 4f का शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, तो ड्यू टू विच 5f ऑर्बिटल experience higher effective nuclear charge। देखिएगा क्या पॉइंट बोला गया। बात की हमने शील्डिंग इफेक्ट की। लेंथेनॉइड्स में हमें पता है 4f ऑर्बिटल इन्वॉल्व होती है और एक्टिनॉइड्स में 5f ऑर्बिटल। तो कहा गया कि शील्डिंग इफेक्ट 4f ऑर्बिटल का क्या होगा, हाइयर होता है एज कंपैरिजन टू 5f। तो ड्यू टू विच जो हमारी 5f ऑर्बिटल है वो क्या करती है, एक्सपीरियंस करती है बहुत ज्यादा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को, जिसकी वजह से हमारा क्या होता है, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। सो 3 मार्क्स का ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है रेडी आपका सीबीएसई एग्जाम के लिए। इसके बाद आइए कुछ एलिमेंट्स की बात कर ली जाए। ओके, तो बात की जा रही है जेडार एंड एचएफ। जेडार इज जिरकोनियम। जेडार कौन सा एलिमेंट होता है आपका, जिरकोनियम होता है, और एचएफ कौन सा होता है, होफनम होता है। तो बात की जा रही है कि जिरकोनियम एंड होफनम हैव सिमिलर रेडियस। व्हाई? बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन पुट किया जाता है। अब मेरे को पूरी पीरियोडिक टेबल तो याद नहीं है, सो मेरे को इतनी बात याद रखनी है कि ये जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। सो यहां पर हम लिखेंगे बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, क्योंकि इस चैप्टर में आपको थ्योरी बहुत ज्यादा नहीं लिखनी, मेन अपने पॉइंट पर आइए, अपने लॉजिक पर आइए, ताकि आपका ये कवर हो सके। सो आई होप यहाँ पे काफी क्वेश्चंस, काफी टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।